नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के ग्राफ की। जी हाँ, उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर ही अब कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी यात्रा उन राज्यों में निकालनी चाहिए जहां उनकी सरकार है। देवभूमि के देवत्व को बचाए और बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने कड़े फैसले लिए हैं, जो काम कभी कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुए। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि आज हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए और उन पर हुए अत्याचार पर कड़े फैसले के साथ ही कड़े निर्णय भी लिए हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी खुलेआम घूमते हुए नजर आते थे। बहरहाल ये तो हमने वह बताया जो उन्होंने कहा, लेकिन साल 2023 में आई एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य यानी उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्यों में महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के मामले में नंबर 1 राज्य बना रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में राज्य में अब लगातार चिंता का विषय यह है कि अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। राज्य में वर्ष 2023 वर्ष 2024 की तुलना में साल 2025 के अप्रैल माह तक ही यदि उसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो साल 2025 में अप्रैल महीने तक अपराध के 4,980 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया है कि अपराध के पीछे कई कारण हो सकते हैं इनके बढ़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं यानी कि लोग जागरूक हो गए हैं और पुलिस भी मुकदमे दर्ज कर रही है। उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है और जहां विकास होता है वहां पैसा भी आता है और क्राइम भी पैसे के साथ आता है। पुलिस का कहना है कि महिला संबंधी अपराध के मामले में सभी पुलिस अधिकारियों, खासकर महिला पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे करने की भी ट्रेनिंग दी गई है ताकि कोई भी सबूत न छूटे और अपराधी बचकर न जाए। लेकिन फिर भी अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अब एक अभियान छेड़ रही है, बेटी बचाओ यात्रा निकाल रही है और लोगों को यह बताने और जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो कितने गंभीर हैं, उनकी आवाज़ उठा रही है। तो सवाल यह है कि पुलिस नाकाम है या सरकार फेल है और देवभूमि पर यह आधी आबादी महफूज ही नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। बिना वक्त गवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले चूंकि यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, नाम बेटी बचाओ यात्रा है, शुरुआत ज्योति जी आप ही के साथ करेंगे। देखिए, बात भले ही सुशासन की हो, विकास की हो, हर कुछ अच्छा पेपर पर नज़र आता है, लेकिन आपने जो यात्रा निकाली है उसका मकसद साफ, स्पष्ट, क्लियर है। महिलाएं सेफ नहीं हैं उत्तराखंड में और ऐसे कई इंस्टेंसेस आए हैं। कांग्रेस यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन इस यात्रा का अंजाम क्या होगा, कब तक आप इस यात्रा पर चलेंगी, हासिल क्या होगा? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, महिला सुरक्षा को लेके ये यात्रा निकाली जा रही, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर क्राइम बढ़े हैं, उनके पास अत्याचार, दुराचार की जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है और जो भाजपा की सरकार है, असंवेदनशील सरकार नजर आ रही है और कई जगहों पे भाजपा के लोग ही दुराचार के, बलात्कार के, छेड़खानी के मामलों में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आज ये लगने लग गया है कि हमारे प्रदेश की नारियां, जिस प्रदेश में देवी, बेटियों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उस प्रदेश में आज नारियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और हम लोग विधानसभा वाइज ये यात्रा निकालेंगे और जो भी घटनाएं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में घटी है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और इस प्रदेश का की जो सरकार है उसका जो मुखौटा है उसको उतारने का काम हमारी सरकार, हम लोग करेंगे। जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब,
कांग्रेस कोई शौक से यात्रा तो नहीं निकाल रही है, उसे अंततः मजबूर होना पड़ा है। मजबूर होने के कई कारण हैं, उदाहरण अनेक हैं। चाहे अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर बात की जाए, 2 दिन पहले आसाम की महिला का भी वहाँ पर डेड बॉडी मिला है। उसके अलावा बात की जाए तो आपके पूर्व ऑफिस बेयरर देहरादून की क्या कुछ खबर चली आपने देखी है, उसे बार बार जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जोशी साहब, आप बात करते हैं विकास की, सुशासन की, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन महिलाओं के सम्मान के मामले में उत्तराखंड पर इस चोट का क्या जवाब है, वह भी बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई किसी भी राजनीतिक दल को जनता की मूलभूत समस्याओं को या जनता के विषय को या सरकार के संदर्भ में किसी विषय को रखने का पूरा अधिकार है जी। अगर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल ली तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको कोई रोक थोड़ ना सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न जो है कानून व्यवस्था का है, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी कंटिन्यूटी में 2018 से बीजेपी की सरकार यहाँ पर है 2017 से, तो चाहे महिला थानों की संख्या हो, चाहे जनरल थानों की संख्या हो, चाहे पुलिस के भर्ती में नीचे जवान से लेकर के अधिकारी तक की संख्या बढ़ाने का काम हो, और साथ ही साथ जो है कि जो सरकार ने एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये दिखाई है कि अब आज के दिन, जैसे आप जो आंकड़े दे रहे थे पहले, मैं आपके आंकड़े दे रहा था कि पहले होता क्या था कि जब लोग थाने में जाते थे या शिकायत करते थे तो उनके शिकायतें ही दर्ज नहीं होती थी और उनकी बातें ही नहीं सुनी जाती थी। लेकिन अब हर कोई व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण अंचल में हो या शहरी अंचल में हो, अपनी शिकायत को अगर वो लेकर के जाते हैं तो उनकी सबकी शिकायतों का निस्तारण करने का जो है कि भरपूर प्रयास भी होता है और कठोर से कठोर सजाएं भी दिलाई जाती है। और जो मामले न्यायालयों में भी आज के दिन में कई मामले ऐसे होंगे कि जो न्यायालयों में हैं, उन पे भी सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है कि भाई वो कैसे त्वरित से त्वरित जो है कि उनका निस्तारण हो। तो सरकार किसी भी अपराधी को, जो अपराध करता है वो अपराधी है, उसको किसी राजनीतिक दल से या राजनीतिक कार्यकर्ता से नहीं जोड़ा जाता है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सरकार का फोकस है और इसमें ही सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि हम किसी भी अपराधी को संरक्षण देने या किसी भी अपराधी को, चाहे वो मातृशक्ति के साथ हो, चाहे वो युवाओं के साथ हो, चाहे किसी आम नागरिक के साथ उत्तराखंड में हो, अपराधी अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत मिलनी चाहिए और उस काम को सरकार लगातार और निरंतर करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। जोशी साहब, आपने कहा, अच्छी बात कही आपने। मैं जो आशय निकाल पाया वह यह है कि पहले केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते थे, अब वो रिपोर्ट हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं, इसलिए संख्या के बारे में आपने बात कहा। मेरा एक सवाल सर आपसे और है, अच्छी बात है रिपोर्ट दर्ज हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट दर्ज क्यों हो रहे हैं? सुशासन की वह सरकार जो दावा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा उत्तराखंड राज्य में, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा होने क्यों दिया जा रहा है? उसके ऊपर नकेल कब कसिएगा? ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो रिपोर्ट दर्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस और सरकार का क्या रूप है जोशी साहब? नहीं, देखिए ना, जब ऐसा है कि क्राइम, आप क्राइम के बारे में जो बात कर रहे हैं अभी, आप डीजी का भी बयान सुनवा रहे थे। देखो, क्राइम करने वाले व्यक्ति जो अपराधी होते हैं ना, देखो अपराधियों की कोई जात नहीं होती और अपराधियों में अधिकतर लोग तो जो है कि ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विकृत मानसिकता होती है, ऐसे अपराध होते हैं। और कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जो सुनियोजित होते हैं। लेकिन जो भी अपराध होते हैं, उन अपराधों में कार्रवाई कितनी जल्दी हो रही है और वो लोग कितनी जल्दी पकड़े जा रहे हैं, कितनी जल्दी जो है कि कानून के शिकंजे में उनको लेकर के सजा दी जा रही है, प्रश्न ये खड़ा होता है। ऐसा है कि अगर किसी ने अपराध किया है और सरकार या पुलिस जो है अपराधी को पकड़ ही नहीं रही है, अपराधी को ढूंढ ही नहीं रही है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 2017 के बाद का, तो यहाँ जो उत्तराखंड में जिन लोगों ने अपराध किए, चाहे वो यहाँ से भाग करके महाराष्ट्र चले गए, गोवा चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए, तो उत्तराखंड की पुलिस वहां से भी उनको ढूंढ करके लाई, उनको दबोच करके लाई। ये एक नहीं, दर्जनों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो आपने जिस विषय को कहा कि अगर इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां होती है तो निश्चित तौर पर ये चिंता भी होती है इसकी। ऐसा नहीं कि अगर अपराध हो रहा है और जो है कि जिसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो भी एक चिंता का विषय होता है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि जो भी इस तरह के अपराध हों, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसमें अगर कहीं पर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी अगर लिप्त पाया जाता है तो उसके साथ भी उसी अपराधी की तरह की कार्रवाई की जाए, ये सरकार का लक्ष्य है। ठीक है,
ज्योति जी, आपको क्या लगता है, इज दिस द रीजन गुड इनफ? उन्होंने कहा है कि पहली बात तो आपने सुन लिया रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड का, दूसरा उन्होंने यह भी कहा है कि अपराध करने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, ट्रीटमेंट के बारे में सरकार असरदार तरीके से काम कर रही है। हाउ कन्विंस्ड यू आर, ज्योति जी? बड़े कमाल की बात है, बड़ा अफसोस लग रहा है मुझे कि सुरेश जोशी जी ये बोल रहे हैं कि अपराधों को रोका नहीं जा सकता। जब आप कड़ी सजा देने का काम करेंगे तो अपराध जरूर रुकेंगे। रिपोर्टेड एंड रिपोर्टेड की बात नहीं है, बात ये है कि महिलाओं के साथ दुराचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। प्रदेश सरकार क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, और लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें आप कर क्या रहे हो। नैनीताल का केस होता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और आप कोई विशेष जाति का व्यक्ति अगर कहीं पे पाया जाता है तो अब उसको कम्युनल हो जाता है। उसी में अगर भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका सिंह और अनामिका शर्मा अपनी 13 साल की बेटी से के साथ दुराचार करती है, उसके ऊपर एक भी शब्द ना महिला बाल विकास मंत्री का आता है, ना महिला आयोग का आता है, ना राज्य बाल आयोग का आता है। क्या मजबूरी है कि भाजपा जहाँ पे कम्युनल हो रहा है, जहाँ पे किसी धर्म विशेष जाति या व्यक्ति इन्वॉल्व है, वहां पे तो हल्ला मचाती है, लेकिन जहाँ पे उनके अपने लोग हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अंकिता भंडारी के केस में पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा भाजपा, द्वारहाट में जो नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ उसमें नेता प्रमोद बिस्क भाजपा का नेता, रुद्रपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म होता है, उसमें आरोपी भाजपा नेता मुकेश नरेंद्र गंगवार है। बहादुराबाद में जिस दलित बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसमें अमित सैनी जो भाजपा से है। लालकुआ में जो बलात्कार होता है उसमें इनका दुग्ध उत्पादक संघ का अध्यक्ष मुकेश बोरा है। अल्मोड़ा में नाबालिग से छेड़छाड़, उसमें भी भाजपा का कार्यकर्ता है। चंपावत में भाजपा का कार्यकर्ता है। सल्ट में भाजपा का कार्यकर्ता है। ये क्यों हो पा रहा है कि जहां बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो पार्टी बेटी बचाओ का नारा दे रही है, आज उसी पार्टी के लोगों को अपनी बेटियों को बचाने की जरूरत पड़ रही है। ये इनफ रीजन नहीं हो सकता है कि रिपोर्टेड हो रहे हैं। रीजन ये होना चाहिए, आपको आंसर ये करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में घटनाएं घट क्यों रही है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, भाजपा की सरकार क्या कर रही है, दोषियों को कड़ी सजा क्यों नहीं दी जा रही है। अंकिता भंडारी का मामला आपको अच्छे से याद होगा, जिस दिन दोषियों को फांसी की सजा हुई, उनका एक दोषी सौरभ पासकर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए गया। उसने कहीं ना कहीं इस प्रदेश के माओ का, पिताओं का, भाइयों का मनोबल टूटा। उनको लगा कि ये व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है, अगर बलात्कार करके, मर्डर करके अगर ये लोग इतने कॉन्फिडेंट है तो कहीं ना कहीं इनको सरकार का संरक्षण है, इनको ये लगता है कि यहाँ से सजा होगा, ऊपर से छूट जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस अपराधी में आ कहां से रहा है। अभी एक हफ्ते पहले हरिद्वार में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी डेड बॉडी, उसकी आंखें बाहर आ रही थी, और पहले जो सीन था क्राइम सीन, उसमें लग रहा था कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ, लेकिन पुलिस ने उसमें पूरी लीपा पोथी कर दी और बोला कि इसमें क्राइम में रेप है ही नहीं। उसके परिजन आज भटक रहे हैं, लेकिन उसको न्याय कौन देगा? सरकार और सरकार की पुलिस तो पूरी तरह से मैनेजेबल है। जहाँ इनके लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ आरोपी इनकी पार्टी के हैं, वो लोग जमानत पे बाहर आ जा रहे हैं। ठीक है जोशी साहब, 2 सवाल हैं। एक तो क्या आपकी पार्टी के नेता ही आपकी पार्टी की साख और सरकार पर बट्टा लगा रहे हैं? बहुत सारे उदाहरण ज्योति जी दिए जिसके आपके पार्टी के नेता लोग इस कुकृत्य में, ऐसे कई कुकृत्य में शामिल रहे हैं। दूसरा यह है कि जब बट्टा लग रहा है तो सरकार के तरफ से कुछ नामचीन चेहरे, बड़े फिगर्स इस पूरे मामले पर मौन या साइलेंट क्यों रहते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इससे अपराधियों का मनोबल और नहीं बढ़ता है? उनके मनोबल पर चोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है? रोनाल जी देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये नहीं बोला कि सरकार अपराध नहीं रोक सकती है। आप जो वर्डिंग दे रहे थे कि सरकार अपराध नहीं रोक सकती है, ऐसा कुछ बोला आपने? उनके विकृत मानसिकता के बारे में आप बात कर रहे थे कि उनको नहीं रोका जा सकता। पहले सेंटेंस में जो आपने बोला कि जोशी जी कह रहे हैं कि सरकार अपराध नहीं रोक सकती है, ऐसा नहीं। देखो थोड़ा इसको सुधार लो। ठीक है सर, तो क्या रोक सकते हैं आप, वही बता दीजिए। बोलिए सर। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि देखो, अपराधी, मैंने कहा कि अपराधी होता है। अपराधी को आप किसी राजनीतिक दल से, ठीक है भाई ये समाज है, समाज के अंदर सब लोग काम करते हैं जी, अगर वो समाज में काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है तो उसने अपराध किया तो अपराधी है जी। अपराध करने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रह जाता। मैंने इसलिए कहा कि भाई जो इस तरह की अविकसित जो है कि मानसिकता के लोग होते हैं, उनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं होता है। ये चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का हो,
और मैं चीजों को व्यक्तिगत बहुत नहीं ले जाना चाहता हूँ। देखो, मेरी राजनीति का ये हिस्सा भी नहीं रहा है, मैं जी। व्यक्तिगत में टीका टिप्पणी करता भी नहीं। हाँ हाँ ये पूरा देश जानता है कि भाई राजनीतिक दलों के अंदर और किस राजनीतिक दल के किस कार्यकर्ता ने किस समय पर किस किस तरह की हरकतें की। और एक तो राजनीतिक दल का एक सामान्य कार्यकर्ता होता है, लेकिन एक बहुत बड़े नेता होते हैं। तो बड़े से बड़े नेताओं ने किस तरह की चीजें की हैं वो पूरे देश ने देखी, इसलिए मैं उस पर चर्चा करना ही नहीं चाहूंगा। आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं मैं उसी में आकर के बात कर रहा हूँ। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि देखो, इस प्रदेश के अंदर अगर मातृशक्ति के साथ या युवा शक्ति के साथ या यहाँ के आम नागरिकों के साथ कोई भी तरह के इस तरह की घटनाएं होती हैं, पुलिस का काम उनको प्रोटेक्शन देना भी है और साथ ही साथ जो सरकार का काम सख्ती से उनसे निपटना भी है। लेकिन उसके बाद एक तीसरा विषय ये भी आता है कि भाई सरकार और पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन सजा देने का काम न्यायालय का है। तो न्यायालय के ऊपर न तो मैं किसी बात को कह सकता हूँ, ना आप किसी बात को कह सकते हैं। भाई न्यायालय तो अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है। अब अगर सरकार जो है कि किसी अपराधी को पकड़ रही है और अपराधी को पकड़ करके वो कोर्ट में उसको पेश कर रही है, अब वो न्यायालय से व्यक्ति छूट रहा है, तो उसमें भी क्या सरकार का थोड़ा दोष होता है? वो किसी की भी सरकार होगी, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की सरकार। इसलिए हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई किस किस तरह की चीजें सामने आ रही। हाँ, मैं इतना बिल्कुल एक दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसमें अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उत्तराखंड की पुलिस, मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंच करके तुरंत वहां पर को जो है, चाहे कितनी बड़ी घटना हो छोटी घटना हो, उस घटना को जो है कि तुरंत उसका निस्तारण करने का प्रयास भी करती है और ऐसे निस्तारण हुए भी हैं। आपने जैसे भी पूरी बात को नहीं बोला, आपने देहरादून की बात की, आपने एक दो और जगहों की बात की, तो उसका जो है कि पुलिस प्रशासन ने उन चीजों का निस्तारण भी किया है। और सरकार भी जो है, सरकार का भी फोकस ये है कि भाई इस तरह के जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जी जी, और इस सरकार के बनने के बाद जी, जो इस तरह के असामाजिक तत्व उनको चिन्हित भी किया गया, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले हों, छेड़छाड़ के मामले हों, या जो कि राहगिरी कर रहे हैं, चेन खींच रहे हैं, इस तरह के मामले हों, या चोरी और इस तरह के मामले हों, ऐसे लोगों को पूरे प्रदेश भर के अंदर चिन्हित भी किया गया है। और कई ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जिनको जेल की सलाखों के अंदर डाला गया। ठीक है जोशी साहब, एक सिंपल सा सवाल है कि अपराधियों के जोशी साहब रही हैं जोशी घटनाओं में निश्चित तौर पर सरकार जो है कि कड़े से कड़े कदम उठाएगी, किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है जोशी साहब, एक सिंपल सा सवाल है कि अपराधियों के मन में सरकार के प्रति भय, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सम्मान और उसका खौफ, यदि वो गलत करे ऐसा क्यों नहीं पनप पा रहा है? उनके दुस्साहस पर प्रहार करने के लिए भी क्या सरकार कुछ फोरसाइट के हिसाब से काम करने की कोशिश करेगी? देखिए, ऐसा है कि सरकार अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करती है। हाँ। जहां पर उसको जैसी स्थितियां परिस्थितियां दिखती हैं, तो प्रशासन को या पुलिस को जहां पर को लगता है कि भाई यहाँ पर को इस तरह की परिस्थिति है तो इसको ऐसे निपटना है, और यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति है तो ऐसे निपटना है। परिस्थितियों के आधार पर जो है कि पुलिस और प्रशासन काम करता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अपराधियों के बारे में कहीं पर भी कोई नरमी किसी तरह की नहीं है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी दल से जुड़ा हो, चाहे वो किसी समाज से जुड़ा हो, चाहे किसी संस्था से जुड़ा हो, अपराधी के साथ अपराधी की तरह का ही व्यवहार सरकार और पुलिस करेगी। ठीक है ज्योति जी, अपराधी की तरह अपराधी नहीं, आपने कह लिया सर। ज्योति जी, आप सवाल मेरा आपसे है। जोशी साहब ने कहा कि अपराधियों के साथ अपराधी जैसा बर्ताव होगा, सरकार यह सुनिश्चित करेगी, पुलिस विभाग अपना काम करेगा। सब कुछ यदि हो रहा है तो आंकड़े तो लेकिन उसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं। आंकड़े तो वर्ष दर वर्ष महिलाओं के प्रति अपराध में इजाफा ही दिखा रहे हैं। फिर आप विपक्ष में हैं, आप क्या कुछ देख पा रही हैं सरकार की कार्यशैली में? कहाँ कमी है, क्या मंशा है, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अभी अनामिका शर्मा का जो केस आया, उसमें 13 साल की बच्ची के साथ उसकी माँ ही यौन शोषण और दुराचार बलात्कार करवा रही है।
जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि वो लोग कौन इन्वॉल्व है जिन्होंने उनकी बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य करा है। जांच से सरकार क्यों बच रही है? अगर विपक्ष मांग रहा है, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, अनामिका शर्मा की कॉल डिटेल्स निकालनी चाहिए, वो कौन सा लोग इन्वॉल्व है जिनकी वजह से अनामिका शर्मा को अपनी बेटी तक को उनकी बेटी के साथ भी दुराचार बलात्कार करवाना पड़ा, उन लोगों का नाम आगे आना चाहिए। आप कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे? जब तक आप दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाएंगे, तब तक ये अपराध बढ़ते रहेंगे। सरकार, अभी मैं जोशी जी की बात सुन रही थी, वो देश की बात कर रहे थे। महिला पहलवानों के साथ भी जो आदमी, जो महिला पहलवानों ने यौन शोषण का जिस पे आरोप लगाया, वो भाजपा का सांसद था, ब्रजभूषण शर्मा था, उसमें सरकार ने कुछ नहीं बोला। भाजपा की इस सरकार में मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया। मुझे लगता है कि उससे बड़ी घटना इस देश में नहीं हुई। ये सबको शर्मिंदा करने वाली बात थी कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, उनको नग्न करके घुमाया गया भाजपा की सरकार में, लेकिन न गृह मंत्री न प्रधानमंत्री कोई भी इस पे एक शब्द नहीं बोला। महिला बाल विकास मंत्री हमारे रेखा आर्य जी, जिनका स्टेटमेंट आपने सबसे पहले कोट करा कि वो कह रही है कि पुष्कर धामी जी सब कर रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री आज तक एक भी केस में, एक सिंगल केस में कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। ना अंकिता शर्मा भंडारी के टाइम वो आए सामने, ना अनामिका शर्मा के सामने वो आई, ना पिंकी नेगी के टाइम आई, ना हेमा के टाइम आई। इतने बलात्कार हुए, दलित युवतियों से बलात्कार हुए, लेकिन रेखा आर्य जी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। बस वो एक ही काम करती है, वो पुष्कर धामी जी की वाहवाही करती है, भाजपा की सरकार की बात करते हैं। लेकिन जहां महिलाओं की बात है, वो एक महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनको वहां पे खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम्पल सेट कैसे करोगे? आप एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पार्टी वर्कर मत बोलिए ना, आप एक इंसान की तरह सामने आके बात करिए कि ये घटनाएं हो रही, भले ही मेरी सरकार भी हो रही, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाह रही हैं ज्योति जी कि एक तो सही से जांच नहीं हो रही है, और जांच भी हो रही है तो निष्पक्ष नहीं हो रही है। निष्पक्ष नहीं हो रही, बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं हो रही। अगर आप जांच निष्पक्ष करेंगे, लोगों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं डर होगा, खौफ होगा। आप देखोगे कि आज लगातार पिछले 3 साल में, जब से भाजपा की ये दूसरी सरकार बनी है, लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केसेस, दुराचार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोग सम्मिलित मिल रहे हैं, और उसपे सरकार या उसका कोई प्रवक्ता या महिला बाल विकास मंत्री, राज्य आयोग, बाल आयोग, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा सवाल, जल्दी जवाब दे दीजिएगा। आगे आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? हमारी पार्टी की रणनीति ये है कि हम लोग अब महिलाओं के ऊपर जो ये अत्याचार, दुराचार के मामले आ रहे हैं, जिस तरीके से यूसीसी में लिव इन को थोपने की कोशिश देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार ने करी है, मुझे लगता है कि इस प्रदेश के लोग लिविंग को नहीं स्वीकारेंगे। कोई भी माँ बाप, कोई भी भाई, कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी बिना शादी के किसी गैर मर्द के साथ रहे, और उसके बाद जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो किस तरीके से वो परिवार फेस करता है, उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में जो महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध हो रहे हैं, लिव इन में जो यूसीसी में लिव इन का जो प्रावधान है, इन सबको लेके 70 की 70 विधानसभाओं में हम लोग यात्रा निकालेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसी सरकार है जो आपके बच्चों को ना रोजगार दे पा रही है, ना आपकी बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है, और ऊपर से देवभूमि में लिव इन को लाकर उसको कलंकित करने का काम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के ग्राफ में उत्तराखंड आगे जाता है। वक्त आ चला है कि सरकार सजग हो और वह इस चीज़ को रोके, थामे, ताकि आधी आबादी सुरक्षित जी सके। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।